क्योंकि औरतों में यिन भरा होता है। यहाँ सोच यही है कि किसी और से अपनी जरूरत की चीज ले ली जाए, पर बदले में अपना कुछ नहीं जाए। मर्द अपने सीमेन को सिर्फ इसी यकीन के साथ निकलने से नहीं रोकते थे कि इससे उसका जीवन लंबा होगा, बल्कि उन्हें ऐसी ताकत भी मिलेगी जो उन्हें एक सुपर हीरो बना सकती थी। सीमन को ताकत का स्रोत माना जाता था और उनमें ये मान्यता थी कि अगर आप अपने सीमन को अपने अंदर रोक पाते हैं तो आपको काफी मायनों में अद्भुत ताकत मिल सकती है, जैसे उड़ने की ताकत, दीवार के पार देखने की और इसी तरह की काफी चीजें। ये उन सबको मिल सकती थी जो अपना सीमन अपने अंदर ही रोक सकते थे। आप अपने सीमन को जितना ज्यादा बचाएंगे, आपकी सेहत भी उतनी ही बेहतर होगी और आप शायद अमर भी हो सकते हैं। काफी सारे मर्दों ने अमृतत्व की चाहत में ईसा पूर्व की 3वीं सदी के टाओइस्ट सेक्स मैनुअल का सहारा लिया। इसी कारण ये कामोत्तेजक किताब बेस्ट सेलर बन गई। इससे मर्दों को सेक्स करने के नए तरीकों का पता चला और सबसे जरूरी जानकारी मिली कि अपने यांग को कैसे बचा कर रखा जाए। टाओइस्ट थ्योरी बहुत ही सरल सी थी। अगर आपको अपनी सेहत या अपने जीवन को बढ़ाना है तो इसका एक ही तरीका है, दूसरों से यिन हासिल करो। और आप आसानी से कह सकते हैं कि ये मर्दों के लिए लिखा गया था, क्योंकि यिन तो औरतों से ही मिल सकता है। एक टाओइस्ट किताब में लिखा है कि अगर आप 40 औरतों के साथ सेक्स करते हैं और उनके यिन को सोख पाते हैं, हासिल कर पाते हैं, और वो भी अपने यांग या स्पर्म को निकाले बिना, तो इससे आपके अमर होने का मौका काफी हद तक बढ़ जाता है। टाओइज्म में औरतों को अमरता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हम यहाँ एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जो पुरुष प्रधान है, जहाँ सारे कल्चर मर्दों के लिए हैं। जो भी मर्द ऐसा करना चाहता था वो छोटी उम्र की ही लड़कियां चुनता था, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा और काफी ताकतवर सेक्स एनर्जी भरी होती है। एक टाओइस्ट मर्द सेक्स के लिए अक्सर एक टीनेज लड़की को ही चुनता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि तब तक वो बच्चा पैदा करके अपवित्र नहीं हुई होती है। इन लड़कियों में मौजूद यिन को खास गुणकारी माना जाता था। उन कम उम्र की लड़कियों को सेक्स की पूरी जानकारी दी जाती थी। गैम्बलिंग वाइल्ड हॉर्सेस और वाइंडिंग ड्रैगन जैसे नाम वाले सेक्स के अलग अलग करतब स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते थे। ऐसे शारीरिक ज्ञान के लिए प्रेमी द सीक्रेट्स ऑफ द जेड बेड चेंबर जैसी किताबें पढ़ने लगे थे। लाल फूल जैसी सुंदर लड़की अपनी खूबसूरती बिखेरती है और अपनी खुशबू फैलाती है। वो पूरी रात अपने प्रेमी के साथ बिताती है। वो उसके साथ खेलता है, उससे आनंद प्राप्त करता है। तस्वीरों को देखते हुए वो दोनों उनका अनुसरण करते हैं और वो शर्माती हुई अपने प्रेमी को रोकती है। काफी सारी सेक्सुअल पोजीशंस को तस्वीरों के जरिए दिखाया जाता है कि उन्हें किस तरह किया जाना चाहिए। कुछ पोजीशंस के नाम तो बहुत ही अजीब हैं, जैसे कि द टर्टल, और कुछ पोजीशंस के तो सिर्फ नाम ही बचे हैं। बाकी आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये टर्टल पोजीशन क्या होगी। इसे करते कैसे होंगे। इन सेक्स मैनुअल्स को पिलो बुक्स भी कहा जाता है, जो नौजवान जोड़ों को उनके निजी अंगों के बारे में काफी आकर्षक बातों का ज्ञान देते थे। इन किताबों में पुरुष लिंग को जेड स्टॉक कहा गया है और स्त्री की योनि को सिनाबार क्लेफ्ट। वैसे बहुत जगह इन्हें हेवनली ड्रैगन पिलर और गोल्डन लोटस भी कहा गया है। और उनमें बताया गया है कि इन खूबसूरत नामों वाले अंगों के एक दूसरे से मिलने के कितने तरीके हैं। मास्टर टंग स्वांग के अनुसार सेक्स की 30 अलग अलग मुद्राएं होती हैं। ईसा पूर्व की 2वीं सदी में हर तरफ कन्फ्यूशनिज्म की विचारधारा फैल चुकी थी। टाओइज्म में जहां मर्द की लंबी आयु पर ध्यान दिया जाता था, वहीं कन्फ्यूशनिज्म में परिवार और उसके विस्तार को जरूरी माना जाता था। इस नई सोच से न सिर्फ चाइना का सामाजिक ढांचा, बल्कि अमरता और सेक्सुअल प्लेजर की उनकी परिभाषा भी बदलने वाली थी। प्रसिद्ध चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस 5वीं सदी ईसा पूर्व में प्रवचन दिया करते थे। 3 शताब्दी बाद उनकी विचारधारा को इंसानियत का रास्ता माना गया और टाओइज्म के साथ उसे भी चाइनीज सिद्धांतों में शामिल कर लिया गया।
लेकिन टाओइस्ट और कन्फ्यूशियन सिद्धांतों में परिवार को लेकर धारणाएं बिल्कुल अलग थीं। कन्फ्यूशनिज्म में परिवार और समाज को महत्व दिया गया है, इसलिए एक सशक्त परिवार के लिए जो भी किया जाए सब जायज था। अगर इसका मतलब ये था कि ज्यादा सेक्स किया जाए तो इसे भी सही माना जाता था, क्योंकि इसी से तो आपको बड़ा परिवार मिलेगा। कन्फ्यूशियनिज्म के लोकप्रिय होने के साथ ही औरतों की परिभाषा भी बदल गई। टाओइस्ट से विपरीत कन्फ्यूशियंस अनुभवी औरतों को चुनते थे जो मां बन चुकी थी। बच्चों को जन्म दे चुकी औरतों को दूषित नहीं माना जाता था, बल्कि फायदेमंद माना जाता था। ये बदलाव उस वक्त के चाइनीज सेक्स मैनुअल्स में भी नजर आने लगा था, जिनमें अब मर्दों के साथ औरतों के सुख के बारे में भी लिखा जाने लगा था। आप एक औरत को सेक्स के लिए कैसे लुभाएंगे? कन्फ्यूशियन सेक्स मैनुअल में ये एक बड़ा सब्जेक्ट था। मर्द औरतों को लुभाने में महारत चाहते थे और इस बारे में उनमें समझाया गया है, जैसे कि फोरप्ले पर ध्यान देना, औरतों के सुख के बारे में सोचना ताकि वो ज्यादा सेक्स करना चाहें। अगर वो ज्यादा सेक्स करेंगी तो बच्चे भी ज्यादा होंगे। अगर औरत सेक्स को एंजॉय करेगी तो वो ज्यादा सेक्स करेगी और ज्यादा बच्चे भी पैदा करेगी। चाइना एक खेतीबाड़ी वाला देश था, जहां काफी नवजात बच्चों की मौत होती रहती थी। खेतों को चलाने के लिए और फसल काटने के लिए बड़े परिवार की जरूरत पड़ती थी। बड़े परिवार के लिए सबसे आसान और सरल उपाय था बहुविवाह करना। ऐसा होता तो कम था, पर एक रईस चाइनीज मर्द की काफी बीवियां हो सकती थीं। सबसे पहली पत्नी जायज मानी जाती थी, बाकी सारी रखेल या उपपत्नी कही जाती थी। अगर एक ही घर में काफी औरतें रहती हों, तो घर के प्रधान को ये देखना पड़ता था कि बादल और बारिश की कोशिश तूफान में न बदल जाए। चाइना के एक प्राचीन राजा की 121 पत्नियां, उपपत्नियां और रखेल थीं। एक पूरे साल में उन्हें कैसे भी हर किसी के साथ वक्त बिताना ही पड़ता था। उस राजा के पास काफी रखेल थीं। ये उस वक्त के हिसाब से स्वाभाविक था, इसलिए उनके पास सैकड़ों थीं और उनके पास एक खास सहायक था जो इस बात का हिसाब रखता था कि वो रोज रात को किसके साथ रहते थे। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभा सकें, इसलिए चाइनीज चिकित्सकों को एक शक्तिवर्धक दवा बनानी पड़ी। शक्तिवर्धक दवा में काफी अजीब सी चीजें मिलाई जाती थी, जैसे कि ब्लिस्टर बीटल, जिसे पश्चिमी लोग स्पेनिश फ्लाई कहते हैं, अदरक, मुर्गों के पंजे, एक किशोर लड़की के नाखून, और ये सब एक साथ पीस लिया जाता था। उसके सेवन के बाद दुनिया की कोई भी शक्तिवर्धक दवा उस चाइनीज प्रधान की पौरुष क्षमता से टक्कर नहीं ले सकती थी। और ज्यादा मौज मस्ती के लिए वो पास ही के वेश्यालयों में भी जाते थे। ये बदनाम गलियां उन्हें उनकी रोज की जिंदगी से एक बदलाव देती थीं। इन चक्लों में आप सिर्फ सेक्स करने ही नहीं जाते थे, वो ऐसी जगह थी जहां आप लोगों से मिलने जुलने भी जाते थे। वो एक तरह से क्लब की तरह थे, जैसे कि आज के हेल्थ क्लब और जिम होते हैं, जहां आप कसरत करने के साथ साथ चाय या वाइन पीने भी जाते हैं। आप दोस्तों से मिलते जुलते हैं और कभी कभी अपने काम की बातें भी कर लेते हैं। जहां ऊंची श्रेणी के वेश्यालय मिलने जुलने की जगह बन गए, वहीं सस्ते चक्लों में सिर्फ सेक्स होता था, जहां सिर्फ बूढ़ी या काफी गरीब वेश्याएं होती थीं, जिन्हें और कहीं काम नहीं मिलता था। चांगान शहर के कुछ वेश्यालयों में बैम्बू के लैंप्स होते थे, जो लाल सिल्क के कपड़े से ढके होते थे। हर शहर का अपना रेड लाइट एरिया हुआ करता था। शायद रेड लाइट शब्द उन लाल लालटेन की वजह से शुरू हुआ होगा जो वेश्यालय को अलग दिखाने के लिए लगाई जाती थी, जिसके अंदर कैंडल्स की रोशनी होती थी। जहां चाइनीज मर्द वेश्यालयों में जाते रहते थे, उनकी बीवियों और रखेलों से घर पर ही रहने की उम्मीद की जाती थी। ऐसा नहीं था कि औरतें प्रेमी नहीं रखती थीं, पर परिवारवादी समाज में इस तरह की हरकत को एक अपराध के तौर पर देखा जाता था और मौत की सजा दी जाती थी। चाइना में औरतों को व्यभिचार जैसे पाप की सजा तो मिलती ही थी, पर उन्हें अपनी खूबसूरती का भुगतान भी भुगतना पड़ता था। कई शताब्दियों तक बाउंड फुट यानी कि सिल्क के कपड़े में बंधे हुए औरतों के पैर चाइनीज मर्दों में उत्तेजना जगाने का काम करते थे। किसी भी औरत का बाउंड फुट देखना और उसे किस करना मर्दों में जबरदस्त उत्तेजना बढ़ाता था। ये प्रथा सन 1000 के आसपास याओ नियांग नाम की महल नृत्यिका के साथ शुरू हुई थी,
जो शाही महल में नाचते वक्त अपने पैरों के पंजों को सुर्ख लाल रंग के सिल्क के कपड़े से बांध लेती थी। जल्द ही लाल सिल्क से बंधे छोटे पंजे उत्तेजना का कारण बन गए। ये एक ऐसी चाहत थी जो आसानी से समझाई नहीं जा सकती थी। कई बार एक पति अपनी पत्नी के खुले पैर देख ही नहीं पाता था, इसी वजह से बंधे पैर उनके लिए आकर्षित होते थे। औरत के पैरों के पंजों को कसकर बांध दिया जाता था, जो काफी दर्द भरा और दुखदायी होता था। वो मुश्किल से चल पाती थीं। शायद ये भी औरतों को वश में रखने का एक तरीका ही था। वैसे पंजों को बांधने की ये प्रथा मध्यकाल में काफी लोकप्रिय हो गई थी, क्योंकि चाइना एक दकियानुसी देश बनता जा रहा था। ये एक ऐसा ट्रेंड था जो मॉडर्न एरा तक चला। वैसे बेड चेम्बर्स के राज आगे भी कायम रहे, क्योंकि चाइना के लोगों द्वारा इजाद की गई इन कामुक किताबों को और प्यार करने के रंगीन तरीकों की कहानियों को पूर्व के एक और देश ने अपना लिया था, जापान ने। 660 ईसा पूर्व को सम्राट जिमू द्वारा स्थापित किए गए जापान में सेक्स की अपनी अलग काल्पनिक कहानियां थीं। दंत कथाओं के मुताबिक जापान की रचना एक देवता और एक देवी इजानामी और इजानागी ने की थी। उन्होंने हीरे मोती जड़ित भाले से समुद्र मंथन करके एक टापू का निर्माण किया। जापान की रचना के बाद उन्होंने एक दूसरे से अपने अपने शरीर के बारे में बात की। हम ये नहीं सोच रहे कि कोई देवता किसी चीज की रचना करके गायब हो गए होंगे। ऐसा माना जाता है कि स्त्री और पुरुष के बीच किसी तरह के आध्यात्मिक मिलन की वजह से जापान पैसिफिक ओशन से बाहर आया होगा। वैसे प्राचीन जापान में कन्फ्यूशनिज्म और बुद्धिज्म का काफी प्रभाव था, पर सेक्स को लेकर जापान के लोगों की अपनी अनोखी धारणाएं थीं। जापान के लोग मानते थे कि परिवार जिंदगी में सबसे अहम होता है, तो जब तक एक मर्द अपने परिवार और बच्चों का ध्यान रखता है, तब तक उसे वेश्याओं और रखेलों के साथ मौज मस्ती करने की पूरी आजादी थी। ये बात जाहिर थी कि एक मर्द शादी के बाहर भी दूसरी औरतों के साथ संबंध रखेगा और औरतों को ये सहना भी पड़ेगा, और शायद वो लोग भी मौज मस्ती करती होंगी, पर छुप कर, इस तरह खुले में नहीं। उनकी नजर में ये कुदरती नहीं माना जाता था कि मर्द सिर्फ अपनी बीवियों के साथ ही सेक्स करे। चाइनीज औरतों से विपरीत 7वीं सदी की जापानीज औरतों के काफी सारे प्रेमी या पति होते थे। किसी की बीवी होने के बाद जापानीज समाज में दूसरी सबसे अहम औरत एक वेश्या हुआ करती थी। वो जापानीज मर्दों को तनाव मुक्त होने में मदद करती थी। उस वक्त सोच ये थी कि सिर्फ एक वैश्या होने से कोई चरित्रहीन या अधर्मी नहीं हो जाता। वैश्याएं आखिरकार आपको अपनी तकलीफ से बाहर लाती हैं। वो लोग ऐसा काम करती हैं जो समाज को अच्छी तरह चलाने के लिए बहुत जरूरी है। 13वीं सदी की शुरुआत में अधिकारियों ने वैश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता दे दी, पर इसका सबसे सुनहरा युग आया 16वीं सदी के टोकुगावा दौर में। उस वक्त वेश्यालयों में जीवन की हर मनोरंजक चीज मौजूद होती थी, जैसे संगीत, नाच गाना, चाय, फैंसी कपड़े वगैरह। वहाँ सिर्फ सेक्स नहीं था, वहाँ मनोरंजन का हर साधन मौजूद था, वो सिर्फ एक चकला नहीं था। उसी दौर में एक सुंदर और प्रतिभावान औरत उभर कर आई, गेशा। माना जाता है कि गेशास की शुरुआत कुछ शाही नर्तकियों से हुई थी, जो कि बर्बाद हुए सामंतों की बेटियां थीं। आजकल के यकीन से विपरीत गेशास कोई साधारण वैश्या नहीं होती थी। गेशा शब्द का मतलब है कलाकार। इसका मतलब वैश्यावृत्ति है ही नहीं। वो हर तरह की कला में माहिर हुआ करती थी, जैसे कि नाचना, गाना, कविता कहना। वो लोग काफी बुद्धिमान, पढ़ी लिखी और बहुत ही संस्कारों वाली औरतें होती थीं। गेशास बहुत खूबसूरत, बहुत कामुक, बहुत आकर्षक होती थीं और डांस भी करती थीं। गेशास काफी उच्च श्रेणी की थीं, बहुत बुद्धिमान थीं। सारे मर्द उनसे काफी कुछ सीखते थे। वो बहुत माहिर संगीतकार होती थीं। संगीत से किसी को भी आसानी से लुभा लेती थीं।
जब वो वेश्याएं लोकप्रिय हो जाती थीं तो और दूसरे शहरों से भी लोग उन्हें देखने आते थे। जापानीज मर्दों के लिए सिर्फ गेशाज और वेश्या ही कामना की चीज नहीं थी। जब औरतों से मन भर जाता था तो वो थिएटर चले जाते थे। कबूकी थिएटर, जहां औरतों के किरदार मर्द निभाते थे। नौजवान मर्द वेश्याओं का जन्नत हुआ करता था, ज्यादातर जिनके संबंध शोगन्स और ऊंचे पद के सैन्य अधिकारियों के साथ होते थे। लड़कों के साथ इस तरह के संबंध बनाने से जापानीज समाज में उनके रुतबे पर कोई असर नहीं पड़ता था। कोई भी इस तरह के होमोसेक्सुअल संबंधों को अप्राकृतिक या अपमानजनक या अनैतिक नहीं मानता था। कुछ बहुत ही महान समुराई योद्धा जिन्हें उनकी तलवार के साथ उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता था, जो कहीं भी जाकर लोगों को निडरता से मारते थे, वो सब आज की भाषा में गे थे। वैश्या घरों की दुनिया गेशा हाउस और काबुकी को वुड ब्लॉक प्रिंट के जरिए अमर कर दिया गया था, जिसे उकियो-ए कहा जाता है। उकियो-ए में छपी सबसे कामुक तस्वीरों को शंगा कहा जाता था। शायद उस वक्त लोग उकियो-ए पेंटिंग्स का उस तरह इस्तेमाल करते होंगे जिस तरह आज पोर्नोग्राफी का किया जाता है, पर वो छिपा कर नहीं रखी जाती थी, दुकानों में खुलकर बिकती थी और लोग इन्हें अपनी दीवारों पर टांगते भी थे। अब जब उकियो-ए पेंटिंग्स वगैरह इतने खुले में बिक रही थीं और दिखाई जा रही थीं, तो ये उस दौर की सेक्सुअलिटी के बारे में काफी कुछ कह जाती है। सब कुछ फ्री और खुले में था। सेक्स को पाप, बुरा या घिनौना नहीं माना जाता था। वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह जापान और चाइना के लोगों को अपनी सेक्सुअलिटी के लिए उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता था। टाओइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म और बुद्धिज्म के सिद्धांतों से प्रेरित होकर उन्होंने कुदरत के साथ ऐसा जोड़ बनाया कि सेक्स उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। दो 2000 सालों से भारत में सेक्सुअलिटी और धर्म को कोई अलग नहीं कर पाया। मर्द और औरत दोनों ने ही ईश्वर को पाने के लिए शरीर का सहारा लिया। भारत के विभिन्न धर्मों और धारणाओं में पाई जाने वाली जोशीली और आकर्षक सेंसुअलिटी की जड़ उसकी रचना के साथ ही जुड़ी हुई है, जो कि कुदरत और कामुकता का एक बेजोड़ मेल है। हमारी एक स्तुति है सृष्टि की रचना के बारे में, जहाँ आसमान और धरती के बीच सेक्स का वर्णन है। इतने खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि आपको लगेगा कि आप इसे सच में देख रहे हैं। ये एक लौकिक संभोग की तरह है। इसमें हर तरह का तरल पदार्थ है, इसमें पानी है, इसमें गिरता हुआ मधु है, जिसका काफी खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। ये एक तरह का लौकिक मिलन है और भारतीयों की कल्पना में यही बसा है। भले ही भारत में जाति और नस्ल में काफी ऊंच नीच है, पर सेक्सुअलिटी और धर्म हमेशा जुड़े रहे हैं। हिंदुओं में सेक्स को लौकिक माना जाता है, जिसे आप सिर्फ प्रजनन के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए करते हैं। ग्रीक के लोगों की तरह ही भारतीयों ने भी सेक्स या उससे जुड़ी चीजों को देवी देवताओं से ही सीखा है। जहां कृष्णा को पूजने वाले हिंदू भक्त अपने देवता की इस कामुक प्रेम के जरिए ही मोक्ष पाने की सोचते हैं, वहीं दूसरी तरफ बुद्धिज्म जैसे धर्म में मोक्ष पाने का उनका अपना अलग ही तरीका है। योनि का मतलब है गर्भ। ये स्त्री के शरीर का वो हिस्सा है जो अग्नि की तरह है। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धिज्म में एक मान्यता ये भी है कि बुद्ध योनि में रहते हैं और वो सेक्स को ज्ञान की प्राप्ति का एक अहम रास्ता मानते हैं। लेकिन सनातन सुख की तलाश में इस मनमोहक देवता के सारे भक्त योनि का सहारा नहीं लेते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स की ऐसी काफी संस्थाएं हैं जो मॉनेस्ट्री में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। शुरुआती बुद्धिस्ट मंक्स ये मानते थे कि अगर आपको सही ढंग से तप करना हो तो मन से सेक्स की सोच को ही निकाल देना होगा, क्योंकि इससे तपस्या भंग हो जाती है।
लेकिन हर कोई ये नहीं मानता था कि संसारिक सुख के बिना भी कोई जिंदगी है। तीसरी सदी के दौरान हिंदू समाज में इतिहास के सबसे कामुक सेक्स मैनुअल के रूप में इन सुखों का एक विकल्प उभर कर सामने आया, कामसूत्र। बड़े नवाब और सामंत लोग जो प्यार करने के अपने अनोखे तरीके को दर्शाना चाहते थे, कामसूत्र के जरिए उन्होंने इस मौके को हासिल किया। कामसूत्र किताब बताती है कि सेक्सुअलिटी एक ऐसी चीज है जिसे सीखना चाहिए, वो भी एक खूबसूरत तरीके से। इसे आप जितना ज्यादा जानेंगे, जितना अच्छी तरह जानेंगे, एक मर्द और औरत दोनों के लिए ये काफी आनंदमय होगा। हिंदू समाज की तरह ही जहां समाज में स्थान हो या खाना, हर चीज को वर्ग और श्रेणी में बांटा जाता है। कामसूत्र ने भी लोगों को एक विशाल सूची दे दी जहां हर चीज सेक्स से जुड़ी थी। कामुकता से भरी सूची में अनेक प्रकार के लव बाइट्स और खरोंचों का वर्णन है। साथ ही 4 तरह का प्रेम, ओरल इंटरकोर्स के 8 चरण और सेक्स की 30 मुद्राओं के बारे में भी बताया गया है। उनमें से कुछ सिर्फ एथलीट्स के लिए ही छोड़ देने चाहिए। एक ऑटोमोबाइल के ओनर मैनुअल की तरह ही कामसूत्र भी सेक्स से जुड़ी हर दुविधा को सुलझाता है, यहाँ तक कि एक मर्द की शारीरिक कमजोरियों को भी। उसमें मर्द के निजी अंग को बड़ा करने के तरीके लिखे हैं, जैसे कि उसमें वजन बांधकर लटका देना। सुनकर अजीब लग रहा है, पर हाँ, कामसूत्र में साइज की काफी अहमियत है। कामसूत्र न सिर्फ बेडरूम में काम आ रहा था, बल्कि उसमें लिखे शब्द भी काम के थे। कवि अक्सर अपनी कविताओं में कामसूत्र से शब्द लिया करते थे। उनमें झुनकों की आवाजों का जिक्र होता था। औरतें काफी तरह के गहने पहनती थी, जिनमें छोटे झुनुक लगे होते थे। अगर कमरबंद आवाज करता मतलब औरत मर्द के ऊपर है, और अगर घुंघरू की आवाज आती मतलब वो नीचे है। अगर ज्यादा खुलकर सेक्स की बात ना करनी हो तो इस तरह से भी बात की जाती थी। कामसूत्र में शारीरिक सुख के राजों के अलावा भी काफी कुछ है। उसमें प्रेम, आलाप और शादी के बारे में भी नसीहत दी गई है। तीसरी सदी में इसके प्रकाशन के बाद कामसूत्र भारत में काफी लोकप्रिय हो गया। इस सेक्स मैनुअल को सबसे ज्यादा पढ़ने वालों में हमेशा घूमते रहने वाले कुछ नौजवान थे, जिन्हें नगरक्का कहा जाता था। ये नगरक्का ऊंचे वर्ग के मर्द थे, जिन्होंने अपने आप को शारीरिक सुख के लिए समर्पित कर दिया था, एक अलग तरह की सेक्सुअलिटी के लिए। उन्हें सजना संवरना पसंद था। वो परफ्यूम लगाते थे, बालों को तेल से संवारते थे, मटक कर चलते थे। कुछ मामलों में जहां एक औरत को लुभाने के लिए कामसूत्र की किताब कम पड़ती थी, तो एक नगरक्का अपने पंख वाले दोस्त की मदद लेता था, तोते की। नगरक्का मर्द तोते से बात करते थे और उन्हें कुछ वाकये सिखा देते थे। वो मर्द हाजिर जवाब थे। वो चाहते थे कि उनके सौंदर्य बोध की तारीफ पंछी खुद करें। वो सबको अपने तोते से मिलाते थे। तोते को गंदी बातें बोलना सिखाना, एक अलग माहौल तैयार करना, आखिर सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल डिजायर को एक उत्सव की तरह मनाना ही हुआ। पर यहाँ जरूरी ये हो जाता है कि आपको बेहतर साबित होना है। ऐसे तरीके आने चाहिए जिससे एक जबरदस्त सेक्सुअल अनुभव दिया जा सके। भारतीय मर्दों को जिस तरह की औरतें पसंद हैं, वो बार्बी डॉल्स से ज्यादा अलग नहीं दिखती। देवियों को भी इसी तरह दिखाया गया है और एक आदर्श औरत ऐसी ही होती है। बिल्कुल पतली सी कमर, भरे हुए कूल्हे और बड़े आकार के स्तन, इतने बड़े कि उनके वजन की वजह से औरतों को चलते वक्त अपने कंधे आगे की तरफ झुकाकर चलना पड़ता था। पर शादी के वक्त औरतों की इन शारीरिक विशेषताओं का कोई महत्व नहीं रह जाता। ऊंची जाति वालों की शादियां उनके परिवार वाले तय करते थे, जहां ज्यादातर लड़के और लड़कियां एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। एक भारतीय दुल्हन के लिए ये एक मानसिक पीड़ा का दौर था, जो शादी के वक्त सिर्फ 12 साल की ही होती थी। जैसे ये बालिका वधू जवान हो जाती थी, उसे अपने पति के घर भेज दिया जाता था। अपने मायके से ससुराल जाना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप किसी की बेटी हैं, आपके माता पिता आपको प्यार से पालते हैं, और जब लड़की ससुराल चली जाती है तो उसका अपने माता पिता से रिश्ता टूट जाता है। वो ससुराल की ही हो जाती है। अपने पति के घर चले जाने पर एक नई दुल्हन अक्सर पहली रात को अपने पति से संबंध बनाने से कतराती थी।
भारतीय साहित्य में इंतजार को हमेशा मीठा कहा गया है। अगर रोमांस की बात करें तो दूर रहने की तड़प पर काफी चर्चाएं होती हैं। ये एक उत्कृष्ट कामना है कि अपने प्रेमी से दूर रहें और उसके लिए तड़पें। महान लेखक कालिदास का लिखा एक बहुत ही लोकप्रिय नाटक था द क्लाउड मैसेंजर, जिसमें एक प्रेमी बादलों की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज मेरे प्यार का संदेश मेरी प्रेमिका तक पहुंचा दो। सभी भारतीय रोमांस और सेक्स की इन पारंपरिक धारणाओं को नहीं मानते थे। समाज के कुछ ऊंचे वर्ग के मर्द और औरत अपने शारीरिक सुख के लिए कानून भी तोड़ते थे। 6वीं या 7वीं सदी की शुरुआत में तंत्र नाम की एक नई धारणा शुरू हुई। इस तंत्र ने, जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सभी दूसरे धर्मों के तत्व मौजूद थे, भारतीय समाज के धार्मिक और सेक्सुअल नियमों की धज्जियां उड़ा दी थीं। बुद्धिज्म में कहा गया है कि शारीरिक सुख के जरिए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, वो भी एक अलग तरह के शारीरिक सुख से जो काफी कामुक होता है, इतना कामुक कि उस वजह से आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाए। भारत में बहुत सारे मंदिरों के बाहर तांत्रिक सेक्स की मुद्राएं बनी हुई हैं। पत्थरों की ये मूर्तियां प्रेम करने के कई तरीकों को दर्शाती हैं। कुछ नक्काशी काफी अश्लील है और काफी मुश्किल लगती है। लोगों को बहुत ही अजीब तरह की सेक्सुअल पोजीशंस में दिखाया गया है, जिनमें से कुछ को कर पाना तो नामुमकिन है। उन्होंने ऐसी चीजें दिखाई हैं जिसे कोई भी नहीं कर सकता। तांत्रिक सेक्स उत्सव में मर्द और औरत को खुद को शारीरिक सुख से दूर रखना पड़ता था और ये सब गुरुओं की निगरानी में होता था। इसे काफी खतरनाक रास्ता माना जाता था, जिस पर बहुत ज्यादा लोग नहीं चल पाते थे क्योंकि ये काफी मुश्किल था। बहुत बार तांत्रिक वर्जित मानी जाने वाली इन सेक्स की रस्मों को अंधेरी शमशान भूमियों में किया करते थे। मध्य रात्रि की इन क्रियाओं से मुर्दे तो नहीं जागते थे, लेकिन सेक्स करने वालों की सोई हुई कुंडलिनी जाग जाती थी। तंत्र का एक तरीका था कुंडलिनी। माना जाता था कि हमारे शरीर में सांप की सोई हुई ऊर्जा होती है और आप उसे जगाएंगे कैसे? आप उसे तपस्या से, सेक्स से, योगा से जगा सकते हैं। उसे जगाने के बहुत से अलग अलग तरीके थे। भारत में आज भी न सिर्फ मोक्ष पाने के बल्कि शारीरिक सुख पाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। पश्चिमी दुनिया में सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी का ये सिद्धांत नदी के दो किनारों की तरह था, पर पिछले 50 सालों से शरीर और आत्मा से जुड़े सवालों के जवाब के लिए दुनिया भर के लोग पूर्वी धारणाओं को ज्यादा करीब से देखने लगे। किस तरह लव, सेक्स और रोमांस के पूर्वी तरीकों ने इतनी भिन्न संस्कृतियों को भेद कर हजारों मील तक अपनी पकड़ बनाए रखी, जिस वजह से पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों में इतना फर्क आया। इसका जवाब मिलेगा मिडिल ईस्ट से, जहां से हमें मिली अरबी प्रेम कविताएं और हरम की दिलचस्प कहानियां। 8वीं सदी के अंत तक बगदाद कारोबार का एक सफल केंद्र बन चुका था। पूरी दुनिया से वहां पहुंच रहे लोगों की वजह से वहां सिर्फ सामान का ही आदान प्रदान नहीं होता था, बल्कि सोच और सिद्धांतों का भी होता था। बगदाद में सबसे प्रमुख धर्म था इस्लाम, जिसे 622 ईसा पश्चात प्रॉफिट मोहम्मद ने स्थापित किया था। उन्होंने अल्लाह की नसीहतों को कुरान के जरिए लोगों तक पहुंचाया। इस धार्मिक किताब के जरिए मुसलमानों को हर चीज पर सलाह दी गई है, चाहे वो जिंदगी हो, मोहब्बत हो, इबादत हो या फिर सेक्स। मेरे ख्याल से अरब दुनिया की परंपरा काफी कामोत्तेजक रही है और कुरान में शारीरिक सुख के लिए कोई मनाही नहीं है, ना मर्द को ना औरत को। यहाँ तक कि अगर उन दोनों में से कोई भी एक साथी संतुष्ट नहीं है तो वो इस बिना पर तलाक ले सकता है। दूसरे पूर्वी धर्मों की तरह ही इस्लाम में भी परिवार का काफी महत्व है। अरब एक पुरुष प्रधान दुनिया थी, जहां बहु विवाह का चलन था। कुरान के मुताबिक एक मुसलमान मर्द को 4 बीवियां तक रखने की इजाजत थी। चाइना के लोगों की तरह ही मुसलमानों को भी अपनी सभी बीवियों को बराबर का दर्जा देना जरूरी था। इसमें शारीरिक सुख भी शामिल है, जिसे इस्लाम में काफी महत्व दिया गया है। कुरान में एक बात साफ है कि मर्द और औरत दोनों ही शारीरिक सुख के हकदार हैं और खुद प्रॉफिट की 9 बीवियां थी। इस्लाम में हमेशा से बहुविवाह की प्रथा रही है। इसका यहाँ पर सेक्सुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से मर्दों के लिए ये एक सामाजिक व्यवस्था है जहाँ वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकें।
सेक्स में संतुष्ट ना हो पाने की वजह को छोड़कर औरतों के मुकाबले मर्दों के लिए तलाक लेना ज्यादा आसान था। उन्हें सिर्फ 3 बार बोलना पड़ता था, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, और वो शादी टूट जाती थी। कुछ मामलों में तो एक इस्लामी शादी को इससे भी सख्त तरीके से खत्म किया गया है। अगर कोई मर्द या औरत नाजायज रिश्ते बनाते थे तो सजा के तौर पर उन्हें पत्थर मारकर मृत्यु दंड दिया जाता था। वैसे ये काफी कम ही होता था। एक साथी को अपने दूसरे साथी की बेवफाई साबित करने के लिए 4 गवाहों की जरूरत पड़ती थी। वैसे उस दौर में मर्द अपनी बीवियों के अलावा भी दूसरी औरतों से संबंध बनाते थे, जिन्हें रखेल कहा जाता था। उपपत्नी कोई गुलाम नहीं होती थी, उनसे भी शादी की जाती थी, पर उन्हें पत्नी का पूरा हक नहीं मिलता था। इतनी सारी बीवियों को पालने के लिए आपको रईस होना होगा। इसका मतलब था कि ऐसा रईस ही कर पाते थे। वैसे तो एक उपपत्नी का दर्जा एक पत्नी से कम ही होता था, पर उन सबको घर के ही एक अलग हिस्से में एक साथ रहने दिया जाता था। औरतों के इस झुंड को, जिसमें बच्चे और घर की बाकी औरतें भी शामिल होती हैं, हरम कहा जाता था। ये वो चीज थी जो आज तक पश्चिमी दुनिया की कल्पनाओं में बसी हुई है। कुछ लेखकों ने पता लगाया कि बीवियों और रखेलों को बाहरी दुनिया से अलग रखने की प्रथा गार्डन ऑफ ईडन काल से ही चली आ रही है। इस्लामिक समाज में शालीनता पर काफी जोर दिया जाता है, इसीलिए औरतें पर्दों में रहती हैं। एक औरत जो किसी की हो चुकी है, वो किसी गैर मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती। उन्हें गैर मर्दों से बात करने की इजाजत नहीं है। कोई गैर मर्द उन्हें देख भी नहीं सकता, खासकर उनका चेहरा। पश्चिम के लोगों में तो हरम का जादू ही चल गया था। वो हरम के अंदर का राज जानने को बेताब थे। लोगों को लगता था कि अंदर जरूर कोई रहस्य है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। घर की सारी जिम्मेदारियां हरम की औरतों के ऊपर थी, पर उनकी जिम्मेदारी किस पर थी? एक रईस अरब मर्द इस जिम्मेदारी के लिए किन्नरों को चुनता था। किन्नर एक अलग ही वर्ग था। काफी कम उम्र में जवान होने से पहले उनकी कामुक शक्ति को खत्म कर दिया जाता था, और ये जानबूझकर किया जाता था ताकि ऐसे लोगों की फौज बन सके जो बिना फायदा उठाए उनकी औरतों की देखभाल कर सके। बाहरी दुनिया में उतनी पाबंदी नहीं थी जितनी कि एक हरम में होती थी। पश्चिमी साहित्य में सेक्स और पैशन की ये कहानियां फैलने लगी। विक्टोरियंस के लिए हरम कामुकता की उस आकर्षक दुनिया का प्रतीक था जहां वो पूरी तरह से खो जाना चाहते थे, जो उनकी रूढ़िवादी और अजीब दुनिया से अलग थी। अरब दुनिया में मोहब्बत और सेक्स को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया उनकी अपनी कविताओं ने। उन कविताओं और उन रोमानी कहानियों में जिनके साथ वो अक्सर खुद जुड़े होते थे, हमेशा सुखी प्रेम की ही नहीं बल्कि दुखद प्रेम की बातें भी की जाती थी। ऐसी ही एक कविता है जिसे पर्शियन कवि निजामी ने मध्यकाल में लिखा था, लैला मजनू की दुखद प्रेम कहानी। लैला मजनू भी रोमियो जूलियट की तरह एक प्रेम कहानी है, जहां 2 प्रेमियों को शादी नहीं करने दी जाती और प्रेमी हमेशा अपनी प्रेमिका के लिए रोता रहता था। प्रॉफिट मोहम्मद इस तरह की असफल मोहब्बत को काफी महत्व देते थे, और उनका कहना था कि अगर इस तरह के ठुकराए हुए प्रेमी या प्रेमिका मरते हैं तो वो शहीद कहलाते हैं और सीधे जन्नत जाते हैं। वैसे मजनू की कब्र की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लैला के लिए उसकी मोहब्बत ने कथित रूप से एरिक क्लैप्टन के रॉक क्लासिक गाने लैला को जन्म दिया था। एरिक क्लैप्टन का जॉर्ज हैरिसन की बीवी के साथ अफेयर चल रहा था। वो उन्हें पाना चाहते थे, पर वो शादीशुदा थीं, तो वो उनके लिए तड़पते थे और मजनू की हालत को समझ रहे थे। मजनू एक मदहोश और पागल प्रेमी था। उसकी बहुत ही दुख भरी कहानी थी। लैला मजनू भारत के रोमियो जूलियट हैं। कन्फ्यूशियस से लेकर रखेलों तक, यिन और यांग से लेकर तंत्र तक, कृष्णा से लेकर काम सूत्र तक, ये एक जबरदस्त सफर था। ईस्टर्न सेक्सुअलिटी का सुनहरा दौर सच में बहुत सुनहरा था। तो हर परंपरा दूसरी से थोड़ी अलग है, फिर भी सभी अपनी अपनी जगह मजबूत हैं, और हर परंपरा ये कहती है कि सेक्सुअलिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये किसी बड़ी ताकत का हिस्सा है जो वक्त और ब्रह्मांड से भी बड़ा है। ये दौर इसलिए सुनहरा था क्योंकि उस वक्त सेक्सुअलिटी में एक समानता थी, आजादी थी। मतलब है एक लौकिक अनुभव, एक आध्यात्मिक अनुभव। एंशिएंट ईस्ट धरती थी जुनून की, कामुक देवताओं की। देवी देवता सेक्स करते थे और उसके बारे में खुलकर बात भी करते थे। और फिर वो खूबसूरत गेशास,
गेशास बहुत खूबसूरत, बहुत कामुक, बहुत आकर्षक होती हैं और डांस भी करती हैं। ये है द हिस्ट्री ऑफ सेक्स ईस्टर्न स्टाइल। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया में 310 करोड़ चाइनीज हैं। सेक्स के द्वारा आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति करीब 2000 साल पहले चाइना, जापान और इंडिया में इस धारणा ने जन्म लिया कि सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी का आपस में संबंध है। इन धारणाओं के साथ ईस्टर्न वर्ल्ड के मर्दों और औरतों को ये पता चला कि सेक्स न सिर्फ सुखदायक है बल्कि इंसान की उम्र बढ़ाने का एक माध्यम भी है। इससे सेक्सुअलिटी को नया आयाम मिला, एक पवित्र पहलू सामने आया, आध्यात्मिक पहलू। सेक्स सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक ज़हनी, लौकिक और आत्मिक शक्ति है। एग्जॉटिक ईस्ट की जमीन पर कदम रखते ही नजर आती हैं गेशाज, चाइनीज पिलो बुक्स और काम सूत्र की विभिन्न मुद्राएं। जबकि वेस्टर्न कल्चर में शुरुआती चर्च के पादरियों के बीच हमेशा सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी को लेकर मतभेद रहा है। क्रिश्चियंस में ये एक तरह से अपराध बोध की भावना है। उनके लिए ये सिर्फ प्रजनन का तरीका है, इसलिए सेक्स को लेकर उनमें काफी सामाजिक मतभेद हैं। वक्त के साथ पश्चिमी दुनिया सेक्स और पाप में लिप्त होती गई। वेस्टर्न सेक्सुअल कल्चर एक पार्टनर के ही होकर रहने जैसे सशक्त विश्वास पर टिका था पूरी तरह से, और ये धारणा थी कि मजे के लिए सेक्स करना या शादी से बाहर सेक्स करना पाप है। लेकिन पूर्वी दुनिया में कहानी पूरी तरह अलग थी। वेस्टर्न सेक्स के मुकाबले एशियन सेक्स इसलिए अलग था क्योंकि यहाँ सेक्स को पाप नहीं माना जाता था। इनमें वो सोच ही नहीं थी कि सेक्स करना कोई बुरी बात है। कोई नहीं मानता था कि ईश्वर इसे गलत समझते हैं। सेक्स और धर्म साथ चलने लगे। चाइना, जापान और इंडिया जैसे देशों ने दोनों को समझदारी से जोड़कर एक कर दिया। ईस्टर्न सेक्सुअलिटी का सुनहरा दौर चाइना से शुरू हुआ। बहुत पहले चाइना के लोग कुदरत में समानता महसूस करते थे और उन्होंने जीवन के हर पहलू में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, चाहे वो खाना हो, कसरत हो या सेक्स। कुछ सेक्सुअल मुद्राएं ऐसी हैं जिनमें बैलेंस का काफी महत्व होता है। चाइना का सबसे पहला राजवंश शॉ परिवार को माना गया है, जो 1750 ईसा पूर्व में येलो रिवर के पास रहता था। उसी जमाने से चाइना के लोग इंटरकोर्स को बादल और बारिश के साथ जोड़ा करते थे। ऐसा लगता था कि मौसम की जानकारी दी जा रही है, पर माना जाता था कि उस वक्त आसमान और धरती के बीच प्यार हो रहा है और उन्हें भी ऐसा ही करने का इशारा मिल रहा है। बादल और बारिश कितनी खूबसूरत तस्वीर है। आसमान और धरती के बीच के मिलन की यही सोच ईस्टर्न सेक्सुअलिटी की मूल जड़ है। ये सभी कुदरत का हिस्सा है। सोच यही थी कि इस आत्मिक मिलन का हिस्सा बना जाए। सेक्स के बारे में सारे प्राचीन चाइनीज सिद्धांत पूरी तरह से 3 विचारधाराओं से प्रभावित हैं: कन्फ्यूशनिज्म, टाओइज्म और बुद्धिज्म। सेक्स के लिए टाओइज्म और कन्फ्यूशनिज्म का नजरिया एक जैसा था। कन्फ्यूशनिज्म का बुनियादी मकसद था परिवार को बढ़ाना। टाओइज्म को सिर्फ लंबी उम्र की फिक्र थी और बुद्धिज्म में ज्ञान पाने के लिए जीवन, मृत्यु और सेक्सुअलिटी को ऊंची श्रेणी में रखा जाता था। इन तीनों विचारधाराओं में सेक्स ने एक अहम भूमिका निभाई है। टाओइज्म और कन्फ्यूशनिज्म के सिद्धांतों में यिन और यांग का बहुत बड़ा स्थान था, जो कि विरोधी ताकतें हैं और जिससे ब्रह्मांड, कुदरत और इंसानी शरीर का निर्माण होता है। प्राचीन चाइनीज चिकित्सकों का मानना था कि यिन और यांग एक मूल तत्व के रूप में मर्द और औरत दोनों में मौजूद होते हैं। मर्दों में यांग कितना भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मर्द हैं। यांग उनमें होता ही है, पर उनकी फिक्र की वजह थी कि उनमें पर्याप्त यिन नहीं होता और अपने जीवन में इन चीजों को बैलेंस करने के लिए उन्हें सेक्स का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि औरतों में यिन भरा होता है। यहाँ सोच यही है कि किसी और से अपनी जरूरत की चीज ले ली जाए, पर बदले में अपना कुछ नहीं जाए।
मर्द अपने सीमेन को सिर्फ इसी यकीन के साथ निकलने से नहीं रोकते थे कि इससे उसका जीवन लंबा होगा, बल्कि उन्हें ऐसी ताकत भी मिलेगी जो उन्हें एक सुपर हीरो बना सकती थी। सीमन को ताकत का स्रोत माना जाता था और उनमें यह मान्यता थी कि अगर आप अपने सीमन को अपने अंदर रोक पाते हैं तो आपको काफी मायनों में अद्भुत ताकत मिल सकती है, जैसे उड़ने की ताकत, दीवार के पार देखने की और इसी तरह की काफी चीजें। ये उन सबको मिल सकती थी जो अपना सीमन अपने अंदर ही रोक सकते थे। आप अपने सीमन को जितना ज्यादा बचाएंगे, आपकी सेहत भी उतनी ही बेहतर होगी और आप शायद अमर भी हो सकते हैं। काफी सारे मर्दों ने अमृतत्व की चाहत में ईसा पूर्व की 3वीं सदी के टाओइस्ट सेक्स मैनुअल का सहारा लिया। इसी कारण ये कामोत्तेजक किताब बेस्ट सेलर बन गई। इससे मर्दों को सेक्स करने के नए तरीकों का पता चला और सबसे जरूरी जानकारी मिली कि अपने यांग को कैसे बचा कर रखा जाए। टाओइस्ट थ्योरी बहुत ही सरल सी थी। अगर आपको अपनी सेहत या अपने जीवन को बढ़ाना है तो इसका एक ही तरीका है, दूसरों से यिन हासिल करो। और आप आसानी से कह सकते हैं कि ये मर्दों के लिए लिखा गया था, क्योंकि यिन तो औरतों से ही मिल सकता है। एक टाओइस्ट किताब में लिखा है कि अगर आप 40 औरतों के साथ सेक्स करते हैं और उनके यिन को सोख पाते हैं, हासिल कर पाते हैं, और वो भी अपने यांग या स्पर्म को निकाले बिना, तो इससे आपके अमर होने का मौका काफी हद तक बढ़ जाता है। टाओइज्म में औरतों को अमरता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हम यहाँ एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जो पुरुष प्रधान है, जहाँ सारे कल्चर मर्दों के लिए हैं। जो भी मर्द ऐसा करना चाहता था वो छोटी उम्र की ही लड़कियां चुनता था, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा और काफी ताकतवर सेक्स एनर्जी भरी होती है। एक टाओइस्ट मर्द सेक्स के लिए अक्सर एक टीनेज लड़की को ही चुनता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि तब तक वो बच्चा पैदा करके अपवित्र नहीं हुई होती है। इन लड़कियों में मौजूद यिन को खास गुणकारी माना जाता था। उन कम उम्र की लड़कियों को सेक्स की पूरी जानकारी दी जाती थी। गैम्बलिंग वाइल्ड हॉर्सेस और वाइंडिंग ड्रैगन जैसे नाम वाले सेक्स के अलग अलग करतब स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते थे। ऐसे शारीरिक ज्ञान के लिए प्रेमी द सीक्रेट्स ऑफ द जेड बेड चेंबर जैसी किताबें पढ़ने लगे थे। लाल फूल जैसी सुंदर लड़की अपनी खूबसूरती बिखेरती है और अपनी खुशबू फैलाती है। वो पूरी रात अपने प्रेमी के साथ बिताती है। वो उसके साथ खेलता है, उससे आनंद प्राप्त करता है। तस्वीरों को देखते हुए वो दोनों उनका अनुसरण करते हैं और वो शर्माती हुई अपने प्रेमी को रोकती है। काफी सारी सेक्सुअल पोजीशंस को तस्वीरों के जरिए दिखाया जाता है कि उन्हें किस तरह किया जाना चाहिए। कुछ पोजीशंस के नाम तो बहुत ही अजीब हैं, जैसे कि द टर्टल, और कुछ पोजीशंस के तो सिर्फ नाम ही बचे हैं। बाकी आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये टर्टल पोजीशन क्या होगी। इसे करते कैसे होंगे। इन सेक्स मैनुअल्स को पिलो बुक्स भी कहा जाता है, जो नौजवान जोड़ों को उनके निजी अंगों के बारे में काफी आकर्षक बातों का ज्ञान देते थे। इन किताबों में पुरुष लिंग को जेड स्टॉक कहा गया है और स्त्री की योनि को सिनाबार क्लेफ्ट। वैसे बहुत जगह इन्हें हेवनली ड्रैगन पिलर और गोल्डन लोटस भी कहा गया है। और उनमें बताया गया है कि इन खूबसूरत नामों वाले अंगों के एक दूसरे से मिलने के कितने तरीके हैं। मास्टर टंग स्वांग के अनुसार सेक्स की 30 अलग अलग मुद्राएं होती हैं। ईसा पूर्व की 2वीं सदी में हर तरफ कन्फ्यूशनिज्म की विचारधारा फैल चुकी थी। टाओइज्म में जहां मर्द की लंबी आयु पर ध्यान दिया जाता था, वहीं कन्फ्यूशनिज्म में परिवार और उसके विस्तार को जरूरी माना जाता था। इस नई सोच से न सिर्फ चाइना का सामाजिक ढांचा, बल्कि अमरता और सेक्सुअल प्लेजर की उनकी परिभाषा भी बदलने वाली थी। प्रसिद्ध चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस 5वीं सदी ईसा पूर्व में प्रवचन दिया करते थे। 3 शताब्दी बाद उनकी विचारधारा को इंसानियत का रास्ता माना गया और टाओइज्म के साथ उसे भी चाइनीज सिद्धांतों में शामिल कर लिया गया। लेकिन टाओइस्ट और कन्फ्यूशियन सिद्धांतों में परिवार को लेकर धारणाएं बिल्कुल अलग थीं। कन्फ्यूशनिज्म में परिवार और समाज को महत्व दिया गया है, इसलिए
एक सशक्त परिवार के लिए जो भी किया जाए सब जायज था। अगर इसका मतलब ये था कि ज्यादा सेक्स किया जाए तो इसे भी सही माना जाता था, क्योंकि इसी से तो आपको बड़ा परिवार मिलेगा। कन्फ्यूशियनिज्म के लोकप्रिय होने के साथ ही औरतों की परिभाषा भी बदल गई। टाओइस्ट से विपरीत कन्फ्यूशियंस अनुभवी औरतों को चुनते थे जो मां बन चुकी थी। बच्चों को जन्म दे चुकी औरतों को दूषित नहीं माना जाता था, बल्कि फायदेमंद माना जाता था। ये बदलाव उस वक्त के चाइनीज सेक्स मैनुअल्स में भी नजर आने लगा था, जिनमें अब मर्दों के साथ औरतों के सुख के बारे में भी लिखा जाने लगा था। आप एक औरत को सेक्स के लिए कैसे लुभाएंगे? कन्फ्यूशियन सेक्स मैनुअल में ये एक बड़ा सब्जेक्ट था। मर्द औरतों को लुभाने में महारत चाहते थे और इस बारे में उनमें समझाया गया है, जैसे कि फोरप्ले पर ध्यान देना, औरतों के सुख के बारे में सोचना ताकि वो ज्यादा सेक्स करना चाहें। अगर वो ज्यादा सेक्स करेंगी तो बच्चे भी ज्यादा होंगे। अगर औरत सेक्स को एंजॉय करेगी तो वो ज्यादा सेक्स करेगी और ज्यादा बच्चे भी पैदा करेगी। चाइना एक खेतीबाड़ी वाला देश था, जहां काफी नवजात बच्चों की मौत होती रहती थी। खेतों को चलाने के लिए और फसल काटने के लिए बड़े परिवार की जरूरत पड़ती थी। बड़े परिवार के लिए सबसे आसान और सरल उपाय था बहुविवाह करना। ऐसा होता तो कम था, पर एक रईस चाइनीज मर्द की काफी बीवियां हो सकती थीं। सबसे पहली पत्नी जायज मानी जाती थी, बाकी सारी रखेल या उपपत्नी कही जाती थी। अगर एक ही घर में काफी औरतें रहती हों, तो घर के प्रधान को ये देखना पड़ता था कि बादल और बारिश की कोशिश तूफान में न बदल जाए। चाइना के एक प्राचीन राजा की 121 पत्नियां, उपपत्नियां और रखेल थीं। एक पूरे साल में उन्हें कैसे भी हर किसी के साथ वक्त बिताना ही पड़ता था। उस राजा के पास काफी रखेल थीं। ये उस वक्त के हिसाब से स्वाभाविक था, इसलिए उनके पास सैकड़ों थीं और उनके ऐसे शारीरिक ज्ञान के लिए प्रेमी द सीक्रेट्स ऑफ द जेड बेड चेम्बर जैसी किताबें पढ़ने लगे थे। लाल फूल जैसी सुंदर लड़की अपनी खूबसूरती बिखेरती है और अपनी खुशबू फैलाती है। वो पूरी रात अपने प्रेमी के साथ बिताती है। वो उसके साथ खेलता है, उससे आनंद प्राप्त करता है। तस्वीरों को देखते हुए वो दोनों उनका अनुसरण करते हैं और वो शर्माती हुई अपने प्रेमी को रोकती है। काफी सारी सेक्सुअल पोजीशंस को तस्वीरों के जरिए दिखाया जाता है कि उन्हें किस तरह किया जाना चाहिए। कुछ पोजीशंस के नाम तो बहुत ही अजीब हैं, जैसे कि द टर्टल, और कुछ पोजीशंस के तो सिर्फ नाम ही बचे हैं। बाकी आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये टर्टल पोजीशन क्या होगी। इसे करते कैसे होंगे। इन सेक्स मैनुअल्स को पिलो बुक्स भी कहा जाता है, जो हम यहाँ एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जो पुरुष प्रधान है, जहाँ सारे कल्चर मर्दों के लिए हैं। जो भी मर्द ऐसा करना चाहता था वो छोटी उम्र की ही लड़कियां चुनता था, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा और काफी ताकतवर सेक्स एनर्जी भरी होती है। एक टाओइस्ट मर्द सेक्स के लिए अक्सर एक टीनेज लड़की को ही चुनता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि तब तक वो बच्चा पैदा करके अपवित्र नहीं हुई होती है। इन लड़कियों में मौजूद यिन को खास गुणकारी माना जाता था। उन कम उम्र की लड़कियों को सेक्स की पूरी जानकारी दी जाती थी। गैम्बलिंग वाइल्ड हॉर्सेस और वाइंडिंग ड्रैगन जैसे नाम वाले सेक्स के अलग अलग करतब स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते थे। पूर्व की तीसरी सदी के टाओइस्ट सेक्स मैनुअल का सहारा लिया। इसी कारण ये कामोत्तेजक किताब बेस्ट सेलर बन गई। इससे मर्दों को सेक्स करने के नए तरीकों का पता चला और सबसे जरूरी जानकारी मिली कि अपने यांग को कैसे बचाकर रखा जाए। टाओइस्ट थ्योरी बहुत ही सरल सी थी। अगर आपको अपनी सेहत या अपने जीवन को बढ़ाना है तो इसका एक ही तरीका है, दूसरों से यिन हासिल करो। और आप आसानी से कह सकते हैं कि ये मर्दों के लिए लिखा गया था, क्योंकि यिन तो औरतों से ही मिल सकता है। एक टाओइस्ट किताब में लिखा है कि अगर आप 40 औरतों के साथ सेक्स करते हैं
और उनके यिन को सोख पाते हैं, हासिल कर पाते हैं, और वो भी अपने यांग या स्पर्म को निकाले बिना, तो इससे आपके अमर होने का मौका काफी हद तक बढ़ जाता है। टॉयज्म में औरतों को अमरता कभी प्राप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि औरतों में यिन भरा होता है। यहाँ सोच यही है कि किसी और से अपनी जरूरत की चीज ले ली जाए, पर बदले में अपना कुछ नहीं जाए। मर्द अपने सीमेन को सिर्फ इसी यकीन के साथ निकलने से नहीं रोकते थे कि इससे उसका जीवन लंबा होगा, बल्कि उन्हें ऐसी ताकत भी मिलेगी जो उन्हें एक सुपर हीरो बना सकती थी। सीमन को ताकत का स्रोत माना जाता था और उनमें ये मान्यता थी कि अगर आप अपने सीमन को अपने अंदर रोक पाते हैं तो आपको काफी मायनों में अद्भुत ताकत मिल सकती है, जैसे उड़ने की ताकत, दीवार के पार देखने की और इसी तरह की काफी चीजें। ये उन सबको मिल सकती थी जो अपना सीमन अपने अंदर ही रोक सकते थे। आप अपने सीमन को जितना ज्यादा बचाएंगे, आपकी सेहत भी उतनी ही बेहतर होगी और आप शायद अमर भी हो सकते हैं। काफी सारे मर्दों ने अमृतत्व की चाहत में ईसा पूर्व जवान जोड़ों को उनके निजी अंगों के बारे में काफी आकर्षक बातों का ज्ञान देते थे। इन किताबों में पुरुष लिंग को जेड स्टॉक कहा गया है और स्त्री की योनि को सिनाबार क्लेफ्ट। वैसे बहुत जगह इन्हें हेवनली ड्रैगन पिलर और गोल्डन लोटस भी कहा गया है, और उनमें बताया गया है कि इन खूबसूरत नामों वाले अंगों के एक दूसरे से मिलने के कितने तरीके हैं। मास्टर टंग स्वांग के अनुसार सेक्स की 30 अलग अलग मुद्राएं होती हैं। ईसा पूर्व की दूसरी सदी में हर तरफ कन्फ्यूशनिज्म की विचारधारा फैल चुकी थी। टाओइज्म में जहां मर्द की लंबी आयु पर ध्यान दिया जाता था, वहीं कन्फ्यूशनिज्म में परिवार और उसके विस्तार को जरूरी माना जाता था। इस नई सोच से न सिर्फ चाइना का सामाजिक ढांचा, बल्कि अमरता और सेक्सुअल प्लेजर की उनकी परिभाषा